आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की ज्योग्राफी। तो देखिए अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका कि नाम है उद्योग। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। जो हमारा अंतिम वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो उद्योगों का वितरण है पूरे संसार के अंदर वो किस प्रकार से है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के कुछ प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये क्या है, ये प्राचीन उद्योग है, यानी कि काफी लंबे समय से ये उद्योग चलते हुए आ रहे हैं। उसके अलावा जो अन्य उद्योग है जिनको कि हमने सूर्योदय उद्योग भी कहा था, सनराइज उद्योग कहा था, ये ऐसे उद्योग हैं जो कि अभी वर्तमान में अपनी गति को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताया गया था कि जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी जो सेक्टर है, ये उद्योग क्या है, सनराइज उद्योग इसको कहा जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। एक तो एग्जाम्पल भारत का लेंगे और दूसरा हम लेंगे विश्व का। इसके अलावा सूती वस्त्र उद्योग को भी हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि प्रारंभ होगी लोहा इस्पात उद्योग से। तो क्या पढ़ेंगे आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लोहा इस्पात उद्योग। इस्पात समझ रहे हैं, इस्पात यानी कि यहां पर स्टील की बात हो रही है। लोहे के अंदर जब कार्बन को मिक्स किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहा जाता है, स्टील कहते हैं। स्टील और लोहे में थोड़ा सा फर्क है। लोहा जो होता है वो मजबूती भी कम होती है स्टील की बजाय। उसके अलावा जो स्टील है उसका महत्वपूर्ण गुण है कि इसके अंदर जंग प्रतिरोधक जो क्षमता है ये पाई जाती है, यानी कि स्टील पर जंग नहीं लगता है। तो आज की इस क्लास में हम देखिए क्या देख रहे हैं, लोहा इस्पात उद्योग। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि उद्योग किसी भी प्रकार का हो तो जो उद्योग होते हैं इसके अंदर पूरे का पूरा एक इंडस्ट्रियल सिस्टम क्रिएट होता है। कल मैंने आपको बताया कि देखिए इनपुट रहेगा, प्रोसेस भी होगी, उसके अलावा हमें यहां पर आउटपुट भी मिलेगा। यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ निवेश किया जाएगा, कुछ ना कुछ क्या होगी, संक्रियाएं होगी इसके अंदर। उसके अलावा हमें निर्गत भी प्राप्त होंगे। तो अगर बात करें लोहा इस्पात उद्योग की, अगर इसके निवेश के बारे में बात करें यानी कि इनपुट के बारे में बात करें तो किस प्रकार का इनपुट यहां पर जरूरत होगी। तो इनपुट के लिए तो देखिए सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग के लिए एक भूमि आवश्यक है, भूमि होनी चाहिए। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है इसके अंदर होना चाहिए कच्चा माल। अब लोहा इस्पात उद्योग के लिए जो कच्चा माल होगा ये क्या होगा, लौह अयस्क होगा, जो कि हमें प्रकृति से मिलेगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट की, यानी कि क्या क्या इनपुट यहां पर दिया जाएगा लोहा इस्पात उद्योग के अंदर। तो देखिए सबसे पहले तो होगा श्रम, यानी कि यहां पर लोगों की आवश्यकता होगी, जो वर्कर्स होंगे फैक्ट्री के अंदर, इस उद्योग के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, उनकी आवश्यकता होगी। श्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए श्रम के बाद कोई ना कोई पूंजी लगाई जाएगी। यहां पर स्थान का भी चुनाव किया जाएगा। स्थान के बाद यहां पर होगा कच्चा माल। कच्चा माल देखिए कच्चा माल क्या होगा, जो लोहा इस्पात उद्योग है इसके लिए कच्चा माल क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया। एक तो लोहा अयस्क यहां पर चाहिए। लोहा अयस्क के अलावा देखिए कोयला महत्वपूर्ण रूप से चाहिए। कोयले के अलावा यहां पर चूना पत्थर जो होता है, लाइमस्टोन, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर क्या क्या चाहिएगा इनपुट के अंदर, जो कच्चा माल है यहां पर देखिए लोहा अयस्क है, प्लस में कोयला, और उसके अलावा यहां पर चूना पत्थर। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, तीनों मिलकर इनको देखिए प्रोसेस किया जाएगा। इसके अंदर प्रक्रिया होगी, प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए वो मिलेगा। तो देखिए अब इनपुट तो कर दिया गया है, इनपुट यहां पर लोहा इस्पात उद्योग के अंदर हो गया ये। इसके बाद जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस देखिए क्या क्या होगी। अब जो सेकंड स्टेप यहां पर आता है ये है प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर देखिए एक होगी लोहा भट्टी। लोहा भट्टी के अंदर लोहा अयस्क, कोयला और चूना पत्थर तीनों को डाल दिया जाता है लोहा भट्टी के अंदर, और इस भट्टी के अंदर जो तापमान है वो बहुत अधिक पहुंच जाता है, जिसके कारण यहां पर परगलन प्रारंभ हो जाता है।
जो हमारा लोहे अयस्क है इसका प्रगलन प्रारंभ होगा, यानी कि ये पिघलना प्रारंभ हो जाएगा। पिघलने के बाद देखिए जो अशुद्धियां हैं वो एक तरफ से निकल जाएगी इस भट्टे के अंदर से, और जो शुद्ध लोहा मिलेगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो ये लोहा भट्टी है इसके अंदर क्या क्रिया होगी, प्रगलन, प्रगलन की क्रिया होगी और उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, लोहा प्राप्त होगा। इस प्रकार से लोहा मिलेगा। अब लोहे से इस्पात बनाना है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या किया जाएगा, लोहे के अंदर अगर कार्बन मिला दिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, स्टील प्राप्त होगा, और इसी स्टील को हम क्या कह रहे हैं, इस्पात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से इस उद्योग के अंदर इनपुट हमने किया, उसके बाद में जो प्रोसेस हुई उसके फलस्वरूप हमें लोहा मिला, लोहे के अंदर कार्बन मिला दिया गया तो इस्पात बन गया, यानी कि स्टील हमें प्राप्त हुआ। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट होगा हमारा, आउटपुट के अंदर क्या मिला, हमें लोहा और स्टील मिलेगा। तो इस प्रकार से ये लोहा इस्पात उद्योग की पूरी इंडस्ट्रियल सिस्टम इसने क्रिएट किया अपना। इसके बाद देखिए जब लोहे के अंदर देखिए 1149 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है ना भट्टे के अंदर, जब इसके अंदर कार्बन मिलाया जाता है तो क्या बनेगा, स्टील बनता है। और ये बात मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी कि जो स्टील है ये क्या होगा, लोहे की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होगा, और इसमें दूसरी क्षमता क्या होगी, जंग प्रतिरोधक होगा। ये अपनी मजबूती के कारण ये इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरा इसके यूज का कारण क्या है कि इस पर जंग नहीं लगता है, जंग प्रतिरोधक होता है ये। इसके अलावा देखिए जो ये हमारा स्टील है इसको कई अन्य धातुओं के साथ जब इसको मिलाया जाता है, मिश्रित करके अन्य प्रकार की मिश्र धातुएं भी बनाई जाती है। जब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मिश्र धातुएं हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अभी लिखिए, एल्यूमिनियम, तांबा, निकेल और क्रोमियम, इनको क्या किया जाता है, स्टील के साथ मिलाया जाता है और इनसे क्या बनेगा, देखिए अलॉय बनते हैं। अलॉय यानी कि मिश्र धातु बनेगी स्टील के साथ। अब देखिए इस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग के अंदर इनपुट हो गई प्रोसेसिंग, और आउटपुट के रूप में हमें क्या प्राप्त हो गया, लोहा और स्टील प्राप्त हो गया। अब ये जो लोहा इस्पात उद्योग है इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये है, ये मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था जब हमने ये टॉपिक प्रारंभ किया था, कि जो इस्पात उद्योग है ये क्या है, अन्य उद्योगों के लिए पोषक है। अब देखिए कोई भी उद्योग धंधा हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई भी उद्योग धंधा है, मान लीजिए वो किसी प्रोडक्ट का निर्माण करता है, मान लीजिए आलू से चिप्स बनाने का कार्य किया जाता है। अब चिप्स को पैकेट के अंदर पैक करने के लिए मशीनों की आवश्यकता होगी, और ये जो मशीनें हैं ये किसके द्वारा बनाई जाएगी, लोहा इस्पात उद्योग के द्वारा ही इन मशीनों का निर्माण किया जाएगा। यानी कि हर प्रकार के उद्योग के लिए मशीनों की आवश्यकता है, और मशीनों की आपूर्ति कौन करता है, लोहा इस्पात उद्योग करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लोहा इस्पात उद्योग है ये क्या है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है, आधुनिक उद्योगों का क्या है, बैकबोन, बैकबोन है, मेरुदंड है। यानी कि इसके बिना किसी दूसरे उद्योग धंधे की कल्पना नहीं की जा सकती कि वो इतनी गति से चल पाएगा। हर एक उद्योग को चलाने के लिए मशीन की आवश्यकता है, जो कि लोहा इस्पात उद्योग की मदद से प्रोवाइड करवाई जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बैकबोन भी कहा जाता है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि देखिए छोटी सी सुई से लेकर हर प्रकार की बड़ी मशीनें ये सब किससे बनी होती है, लोहा या फिर स्टील की बनी होती है, और ये किसके द्वारा बनाई जाएगी, लोहा इस्पात उद्योग की मदद से बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे कि शिपिंग उद्योग है, शिपिंग इंडस्ट्री है, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, लेकिन जहाजों के निर्माण में जो सबसे बड़ा हाथ है वो लोहा इस्पात इंडस्ट्री का रहेगा। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है जो कि बड़ी बड़ी कारों का निर्माण करती है। अब कारों का निर्माण करने के लिए लोहे की आवश्यकता होगी, और ये लोहे और स्टील की जो आवश्यकता है इसकी पूर्ति भी लोहा इस्पात उद्योग के माध्यम से की जाएगी। इसीलिए इस उद्योग के बारे में कहा गया है कि ये अन्य उद्योगों के लिए क्या है, एक तो पोषक है, उसके अलावा इसी को बैकबोन भी कहा गया है आधुनिक उद्योगों के लिए। समझ गए हैं क्यों कहा गया है इस प्रकार से। इसके बाद देखिए आपको बताया गया है चैप्टर के अंदर कि 1800 ईस्वी तक क्या था,
जो लोहा इस्पात उद्योग की जो भी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जो उद्योग थे, इंडस्ट्री, ये आमतौर पर कहां स्थापित की जाती थी? ऐसे क्षेत्र में स्थापित की जाती थी जहां पर की हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती थी। यानी कि इनपुट के जो भी साधन है, जो भी मैंने बताए हैं आपको, श्रम, पूंजी, स्थान, कच्चा माल, ये चीजें जहां पर आसानी से मिलती थी, फैक्ट्री को वहीं पर स्थापित किया जाता था। उसके बाद देखिए समय काल आगे बढ़ता गया। 1800 से लेकर 1800 ईस्वी से पहले की बात थी, 1800 लेकर 1950 तक इन फैक्ट्रियों की स्थापना कहां पर की जाती थी? जहां पर कोयला अधिक मात्रा में मिलता था। उसके अलावा नहरें होती थी जल की आपूर्ति के लिए, या फिर जल मार्ग के हिसाब से भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा देखिए रेलवे, जहां पर ये सुविधाएं थी, इन फैक्ट्रियों ने वहां पर विकास करना प्रारंभ किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1950 के बाद जब यातायात ट्रांसपोर्ट का सिस्टम पूरी तरह से डेवलप हो गया, तो ये फैक्ट्रियां जो थी कैसे स्थानों की तलाश करने लगी? एक तो देखिए समतल मैदानों पर जाना ज्यादा पसंद करने लगी। 1950 के बाद क्या हुआ कि देखिए एक तो जहां पर सी पोर्ट सर्वाधिक थे, यानी कि बंदरगाह जहां पर ज्यादा थे, और उसके अलावा समतल जगह यहां पर जाना ज्यादा प्रारंभ किया। यहां पर इन फैक्ट्रियों का विकास ज्यादा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए अगर कोई बात नहीं है कि भाई जो ये कच्चा माल वगैरह आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर अगर सी पोर्ट के पास में है तो सस्ता, यानी कि जो जल मार्ग होता है ये सबसे सस्ता होता है, यानी कि कम व्यय करना पड़ता है, माल को निर्यात करना है, आयात करना है। तो यहां पर क्या था, अगर सी पोर्ट है, समतल जगह है, तो ये सब चीजें जो हैं, कच्चा माल वगैरह अन्य आवश्यकताएं, ये दूसरे देशों से भी यानी कि आयात की जा सकती है, वहां से भी मंगवाई जा सकती है। उसके बाद देखिए 1950 के बाद इन दो चीजों के ऊपर बेस होने लगा कि कहां पर ये चीजें डेवलप होने लगी है। क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि जो उद्योगों का आकार है ना, उद्योगों का आकार ये अब काफी बड़ा होने लगा। कच्चे माल की हर जगह पर कमी होने लगी। अब जिन क्षेत्रों के अंदर पहले उपलब्ध था, यहां पर जब इंडस्ट्रियां आने लगी लोहा इस्पात बनाने वाली, तो कच्चे माल की जब कमी होने लगी तो उसके बाद देखिए इस प्रकार से सी पोर्ट और समतल मैदानों को चुनना प्रारंभ किया गया, क्योंकि कच्चे माल की आपूर्ति के लिए ये दोनों सर्वोत्तम जगह थी, या तो जल मार्ग से या फिर स्थल मार्ग से, इस प्रकार से। और देखिए भारत के अंदर भी क्या था, भारत के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि जो कच्चा माल है, लोहे ऐश के लिए जो कच्चा माल है, जो कि बार बार बताया जा रहा है कि लोहे ऐश, कोयला और चूना पत्थर, यानी कि लोहा और स्टील के उत्पादन के लिए, तो भारत के अंदर प्रचुर मात्रा में कच्चा माल था। उसके अलावा देखिए सस्ता श्रमिक भी यहां पर उपलब्ध था, सस्ता श्रमिक भी है यहां पर। उसके अलावा इस बने माल को खपाने के लिए बाजार भी यहां पर उपलब्ध था। इसकी वजह से क्या हुआ कि भारत के अंदर भी लोहा इस्पात उद्योग का भरपूर रूप से विकास हुआ। यहां पर भी लोहा इस्पात उद्योग पनपने लगे। अगर आपसे पूछा जाए कुछ महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उद्योग के एग्जाम्पल दीजिए, तो नाम नोट करें, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पर भिलाई स्टील प्लांट, ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। भिलाई स्टील प्लांट कहां है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। दूसरा आप नोट करेंगे बरनपुर, ये कहां पर है? ये है वेस्ट बंगाल के अंदर है, पश्चिमी बंगाल के अंदर है। उसके बाद देखिए दुर्गापुर, ये कहां पर है? ये भी पश्चिमी बंगाल के अंदर है। ये चीजें याद रखनी है आपको। उसके अलावा है देखिए बोकारो कहां पर है? झारखंड के अंदर है, बोकारो स्टील प्लांट। उसके अलावा जमशेदपुर कहां पर है? ये भी है झारखंड के अंदर। इसी प्रकार से राउरकेला ये कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उद्योग के एग्जाम्पल हैं। पूछे जाते हैं कि दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है ये कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अभी हम लोग देखिए लोहा इस्पात उद्योग के अंदर ही दो एग्जाम्पल लेंगे। एक तो हमारे देश से ही होगा, जिसको कि हमने जमशेदपुर स्टील प्लांट है, ठीक है, इसको टिस्को भी कहा जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो पिट्सबर्ग है यूएसए के अंदर, वहां के स्टील प्लांट्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे भारत का जो लोहा इस्पात उद्योग में जो अग्रणी क्षेत्र है जमशेदपुर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है जमशेदपुर।
अब जमशेदपुर नाम से पता होना चाहिए आपको कि जमशेदपुर कहां पर है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जमशेदपुर जो है ये झारखंड के अंदर है। जमशेदपुर कहां पर है, नोट कर लेंगे, झारखंड के अंदर है। ये चीजें भी याद रखनी है। तो देखिए झारखंड के अंदर दो नदियां बहती है प्रमुख रूप से। एक तो है स्वर्ण रेखा नदी। कौन कौन सी नदियां बता रहा हूं, एक तो है स्वर्ण रेखा और उसके अलावा दूसरी है खरकई। एक तो है स्वर्ण रेखा और दूसरी है खरकई। यहां पर ही देखिए क्या है, इन दोनों नदियों के बीच में ही स्थित है आपका जमशेदपुर। अब जमशेदपुर किसके लिए मशहूर है, यहां पर है टिस्को। अभी अभी मैंने आपको बताया है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है यहां पर, इसी के लिए ये विख्यात है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि विश्व में आप देखेंगे जो पिट्सबर्ग है यूएसए के अंदर, ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से भारत के अंदर जो सबसे पॉपुलर है लोहा इस्पात उद्योग में वो है जमशेदपुर। इसीलिए जमशेदपुर को क्या कहा गया है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जमशेदपुर को ही क्या कहा जाता है, द स्टील सिटी, द स्टील सिटी। अब देखिए जो पिट्सबर्ग है यूएसए के अंदर, इसको भी द स्टील सिटी कहा जाता है। ये इंडिया की है द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। ये कौन सी है, यहां पर भी बात हो रही है जमशेदपुर की। तो देखिए जमशेदपुर के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसकी स्थापना की अगर बात की जाए कि स्थापना किसने की थी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, याद रखेंगे। देखिए जमशेद जी नौसरवान जी टाटा। इन्होंने क्या किया था, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, इन्होंने ही क्या किया था कि टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। यह चीज आपको ध्यान रखना है। 1907 में स्थापना की गई थी। तो देखिए स्थापना की कहां पर थी, साकची नाम का गांव है, ठीक है, झारखंड में साकची नाम का एक गांव है जो कि दो नदियां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के बीच में स्थित है। तो यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए यहां पर ये जो गांव है, इसका आसपास का जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी से भरपूर क्षेत्र है, ठीक है। यहां की जो मिट्टी है वो काली है। तो काली मिट्टी के कारण ही यहां पर एक रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया गया, जिसको कि काली माटी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कौन सा गांव हो गया, ये साकची। अब ऐसे कौन कौन से कारण थे कि जो हमारे जमशेद जी नौसरवान जी टाटा है, उन्होंने यहां पर टिस्को की स्थापना की। तो देखिए ये यही चीज है जो कि हमने निवेश के अंदर पढ़ा था कि किस किस प्रकार की चीजें होनी चाहिए किसी भी फैक्ट्री की जो स्थिति को प्रभावित करती है। तो देखिए वही कारण यहां पर है। एक तो क्या है यहां पर, देखिए पहला तो यही था कि ये जो गांव है साकची, ये जो गांव है जहां पर की टिस्को की स्थापना की गई थी, ये काली माटी जो रेलवे स्टेशन अभी मैंने आपको बताया है, यहां से 32 किलोमीटर दूर था, सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था। यानी कि यहां पर परिवहन की भी सुविधा थी। उस समय की बात हो रही है, लेकिन हाल में तो क्या है कि जो रेलवे लाइन है वो ये जो टाटा का प्लांट है यहां तक भी आती है, ठीक है। टाटा नगर हो गया वैसे नाम इसका, जो ये काली माटी इसी को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। जो स्टील प्लांट है वहां तक भी रेलवे लाइन आती है। तो उस समय एक कारण तो ये था। उसके अलावा देखिए जो कच्चा माल है, कच्चा माल यानी कि लोहे की यहां पर बात हो रही है, कोयला और जो लाइमस्टोन है, ये चीजें यहां पर आसानी से उपलब्ध थी, ठीक है। आसपास के क्षेत्रों में आसानी से कच्चा माल जो है वो क्या था, उपलब्ध था आसपास के क्षेत्रों में। अगर बात की जाए कि देखिए कहां कहां क्षेत्रों से कौन कौन सा कच्चा माल मिला करता था, तो सबसे पहले हम लेंगे एग्जांपल झरिया। झरिया कहां है, झारखंड के अंदर है, ये चीज ध्यान रखनी है। और झरिया किसके लिए मशहूर है, कोयले के लिए, कोयला उत्पादन के लिए मशहूर है। तो ये जो टिस्को है, इसको जो कोयले की आपूर्ति की जाती है वो किसके द्वारा, जो झरिया है झारखंड के अंदर, यहां से कोयला प्राप्त होता था, ठीक है। इसीलिए टिस्को की स्थापना की गई थी। ये नजदीक ही है झरिया, तो कोयले की आपूर्ति यहां से। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा
और दूसरा आप लेंगे छत्तीसगढ़। यहां से क्या मिलता था, यहां से कच्चे माल के रूप में देखिए लौह अयस्क जो हो गया, जो महत्वपूर्ण है, लौह अयस्क यहां से मिलता था। उसके अलावा देखिए डोलोमाइट और मैग्नीज, ये इस प्रकार के कच्चे पदार्थ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो गए। उसके बाद में देखिए जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल की, तो जल के लिए आपको पता चल ही गया है कि जो स्वर्ण रेखा नदी है प्लस में जो खरकई नदी है, इनसे क्या किया जाता था, जल की आपूर्ति की जाती थी। यही कारण थे कि यहां पर टाटा फैक्ट्री की स्थापना की गई, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन की यहां पर स्थापना हुई। तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए कि ये जो जमशेदजी टाटा है, इन्होंने टिस्को की स्थापना तो की थी। उसके अलावा देखिए इन्होंने अन्य क्या क्या चीजों में के उत्पादन में भी योगदान दिया था, जैसे कि एक तो टिस्को हो गया आपका। उसके अलावा देखिए कई प्रकार की केमिकल फैक्ट्रियां भी डाली गई थी। उसके अलावा जो इंजन के पुर्जे, किसी भी प्रकार के इंजन के पुर्जे बनाने की फैक्ट्री बनाई गई थी। जो कृषि से संबंधित जो भी उपकरण है उसका निर्माण भी किया जाता था इसी लोहे जो इस्पात उद्योग है इसकी मदद से। उसके अलावा देखिए कई प्रकार की मशीनों का निर्माण, उसके अलावा केबल है जो हमारे तार वगैरह हो गए, इनका निर्माण भी टिस्को के द्वारा किया जाता है। तो ये सब उद्योग धंधे जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। तो इसके बारे में ये चीजें याद रखनी है कि द स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, टिस्को को। पीटर्सबर्ग ऑफ द इंडिया कौन सा है, तो ये भी जमशेदपुर को कहा जाता है। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम विश्व के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर एक एग्जांपल देखेंगे पिट्सबर्ग का। जैसा कि हमने जमशेदपुर को अभी कहा पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, तो पिट्सबर्ग जो है ये अपने आप में क्या है, इसको द स्टील सिटी कहा जाता है, विश्व की स्टील सिटी इसको कहा जाता है पिट्सबर्ग को। तो देखिए सबसे पहले जो पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग ये कहां पर है ये जानना जरूरी होगा। ये है यूएसए के अंदर है, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसको क्या कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है। स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर देखिए वर्तमान में भी आप लोग देखेंगे तो लगभग 300 प्लस इस्पात से संबंधित जो कारखाने हैं वो यहां पर स्थित है, जो कि लोहा इस्पात उद्योग से जुड़ी हुई चीजों का निर्माण करते हैं। तो यहां पर देखिए जो पिट्सबर्ग है, ये जगह है यूएसए के अंदर पिट्सबर्ग। यहां पर क्या है, ये जो जगह है, कोयला जो है वो यहीं की यहीं उपलब्ध है, कोयला यहीं की यहीं से मिल जाता है कच्चे माल के अंदर। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण कच्चा माल है वो है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क की आपूर्ति कहां से की जाती है, तो देखिए यूएसए के अंदर ही एक और जगह है। अब दूसरी बात क्या आ गई, लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है इसकी आपूर्ति कहां से की जाती है, मिनेसोटा। मिनेसोटा एक जगह है यूएसए के अंदर, और मिनेसोटा जो है वो पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहां पर जो कच्चे माल की आपूर्ति है इसके द्वारा की जाती है। आप लोग सोचेंगे कि 1500 किलोमीटर कोई पास में नहीं है, ज्यादा दूरी पर है, लेकिन यहां पर देखिए मुख्य जो परिवहन का साधन है जल मार्ग के थ्रू किया जाता है। जल मार्ग जो है ये सबसे ज्यादा चिपेस्ट होता है, सबसे ज्यादा सस्ता परिवहन का साधन है। तो यहां पर जल मार्ग के द्वारा क्या किया जाता है, मिनीसोटा से पिट्सबर्ग को लौह अयस्क आसानी से आयात किया जा सकता है। किसके माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से। और जल मार्ग की भी बात की जाए तो देखिए जो हमारा उत्तरी अमेरिका है यहां पर है द ग्रेट लेक, ग्रेट लेक है, उसके द्वारा यहां पर जल मार्ग के द्वारा ये लौह अयस्क का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, भेजा जाता है यहां पर। तो कहां से, ग्रेट लेक, ग्रेट लेक्स है यूएसए के अंदर। ये चीज यहां पर ही जान ले कि जो ग्रेट लेक्स है ये देखिए 5 झीलों के द्वारा मिलकर इसका निर्माण होता है। कौन कौन सी झीलें हैं ये चीज याद रखनी है, कई बार पूछी जाती है। एक तो देखिए जैसे कि सुपीरियर झील, सुपीरियर लेक है, उसके द्वारा देखिए ह्यूरोन, ह्यूरोन झील। उसके अलावा देखिए ओंटारियो, ओंटारियो है, और इरी और मिशिगन, मिशिगन और इरी, ये झीलें हैं। ये पांचों झील मिलकर क्या करती है, द ग्रेट लेक का निर्माण करती है। और इसी लेक के द्वारा क्या किया जाता है कि जो कच्चा माल है लौह अयस्क वो मिनेसोटा से पीटर्सबर्ग तक भेजा जाता है। इस प्रकार से ये सस्ता रहता है। और उसके अलावा देखिए ये जो पीटर्सबर्ग है यहां पर जल की आपूर्ति, उद्योग धंधों के लिए जो जल की आवश्यकता होती है
उसकी पूर्ति कहां से की जाती है? तो देखिए कुछ नदियां हैं, जैसे कि जल के लिए कौन कौन सी नदियां, देखिए ओहियो सबसे पहली नदी है ओहियो, दूसरी है मोनोगहेला, ओहियो, मोनोगहेला और तीसरी है एल्गनी। ये नदियां हैं। इन 3 नदियों के द्वारा क्या किया जाता है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए जो आवश्यक है जल की पूर्ति यहां से की जाती है। अब यहां से जो भी उत्पाद तैयार हो जाता है, जो लोहा और इस्पात उद्योग के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट्स यहां से बनते हैं, उनको देखिए जल मार्ग के द्वारा या रेल मार्ग के द्वारा दूसरे प्रदेशों को क्या किया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है, यहां से दूसरी तरफ भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तो थी हमारी लोहा इस्पात इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रियां जो कि लोहा और इस्पात का उत्पादन करती है। आप लोगों ने यहां पर देखा कि किस प्रकार से कौन कौन सी इनपुट है, क्या प्रोसेस होगी और क्या उत्पाद बनेगा। उसके अलावा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो जमशेदपुर का और दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा पिट्सबर्ग का। ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है उसको हम लोग जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग के नाम से। सूती वस्त्र उद्योग यानी कि इसी को ही क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहा जाता है। टेक्सटाइल अभी देखते हैं कि टेक्सटाइल का मतलब क्या है। लैटिन भाषा के शब्द से बना है। कैसे उत्पत्ति हुई, क्या मतलब है, कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये अभी देखिए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। इसी को हमने क्या कहा? सूती वस्त्र उद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल जो शब्द है ये अभी मैंने आपको बताया कि ये बना हुआ है लैटिन भाषा के शब्द से। लैटिन भाषा के शब्द से बना है। और जो टेक्सटाइल है इसका क्या मतलब है? टेक्सियरे। टेक्सियरे यानी कि इसको कहते हैं बुनना। कपड़े को हम लोग बुनते हैं तो इसको क्या कहते हैं? लैटिन भाषा में टेक्सियरे कहते हैं। और उसी टेक्सियरे के जरिए इस शब्द का निर्माण हुआ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि वस्त्रों का निर्माण करती है। तो वस्त्रों का निर्माण कैसे होगा? देखिए सबसे पहले हमारे पास कुछ रेशे होंगे। रेशों को आपस में बुनकर धागे का निर्माण किया जाएगा। धागों से ही आगे चलकर कपड़े का निर्माण होगा। तो क्या प्रोसेसिंग रहेगी? सबसे पहले तो देखिए जो रेशे हैं इनसे क्या किया गया? धागा बनेगा और धागे से कपड़ा या फिर वस्त्र का निर्माण हुआ। अब देखिए जो रेशे हैं, रेशे यानी कि जो फाइबर हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर भी हो सकते हैं, उसके अलावा आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड फाइबर भी हो सकते हैं रेशे। ये अगर बात करें कौन कौन से बताए मैंने आपको, एक तो है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। मानव निर्मित। तो प्राकृतिक की अगर बात करें, प्राकृतिक में देखिए जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जानवर, जैसे भेड़ की जो बाल होते हैं इससे क्या बनती है? ऊन बनती है। तो ये पूरी तरह से नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है। ऊन हो गई। उसके अलावा देखिए जो सिल्क, रेशम कीट के द्वारा जो सिल्क बनाया जाता है, सिल्क है। कपास, कपास के अलावा देखिए जो लिनन और जूट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं प्राकृतिक रेशों के एग्जाम्पल जो कि वनस्पति या जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। अब दूसरी तरफ है मानव निर्मित रेशे। अब मानव निर्मित रेशों में देखिए आप लोगों ने जरूर सुना होगा जैसे कि नायलॉन है, पॉलिस्टर है और उसके द्वारा और अन्य क्या है? रेयन। ये सब क्या है? कृत्रिम रेशों के एग्जाम्पल है, मानव निर्मित रेशों के एग्जाम्पल है। सेम यही होगा। इन रेशों से क्या किया जाएगा? धागा बनेगा और धागे से बाद में प्रोसेसिंग होकर क्या बनेगा? कपड़े का निर्माण होगा। तो यहां पर भी अगर बात की जाए इनपुट, तो देखिए सेम प्रकार का होगा। श्रम पूंजी स्थान भी होगा। कच्चे माल की अगर बात करें तो कच्चे माल में यहां पर क्या हो जाएगा? जो भी यानी कि या तो सिल्क से संबंधित इंडस्ट्री होगी या फिर कॉटन इंडस्ट्री होगी। ठीक है, ये अलग अलग इंडस्ट्री इस प्रकार से होगी। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि जो कॉटन इंडस्ट्री है उसके तरीके से, तो श्रम पूंजी स्थान और कच्चा माल में क्या हो गई? कॉटन हो गई। उसके बाद में प्रोसेसिंग में क्या होगा? देखिए यहां पर तो लोहे की भट्टी है, लेकिन यहां पर क्या होगा? करगा होगा। पुराने जमाने में हाथ से चलने वाला करगा होता था, यानी कि उसको क्या बोलते थे? हैंडलूम कहा जाता था। अब के टाइम में देखेंगे तो क्या है? पावर लूम, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, अपने आप चलने वाले यंत्र जो हैंडलूम के होते हैं आधुनिक, उनको क्या कहते हैं? पावर लूम कहा जाता है। इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी किसके अंदर? पावर लूम के अंदर प्रोसेसिंग होगी। कटाई, बुनाई, छपाई, ये सब कार्य होंगे। उसके बाद में हमें प्रोडक्ट मिलेगा लास्ट में कपड़ा। कपड़ा किसी भी रूप में हो सकता है, पहनने वाली शर्ट के रूप में, चद्दर के रूप में,
किसी भी कपड़े के रूप में। तो इस प्रकार से सेम प्रोसेसिंग यहां पर है। एग्जाम्पल लेंगे अभी हम यहां पर सिर्फ, देखिए तो सबसे पहले आप लोगों को यह चीज देखनी है कि सबसे पहले देखिए 18वीं सदी, जो हमारी 18वीं सदी है, इसके अंदर क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति आप लोग समझते हैं, औद्योगिक क्रांति यानी कि देखिए बड़ी बड़ी मशीनों का यहां पर उपयोग होना प्रारंभ हुआ, आविष्कार होना प्रारंभ हुआ, निर्माण कार्य इनका प्रारंभ हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई और उसकी वजह से ये जो उद्योग धंधे हैं इसमें तेजी से विकास कार्य प्रारंभ हुआ। तो ये औद्योगिक क्रांति थी जो कि 18वीं जो सदी है इसके अंदर प्रारंभ हुई थी। तो 18वीं सदी से पहले जो कपड़े निर्माण का कार्य था, देखिए जो वस्त्र निर्माण का कार्य है ये कोई नया कार्य नहीं है, बहुत समय पहले से ये चलता हुआ आ रहा है। इसके लिए मशीनों की भी आवश्यकता नहीं थी। प्राचीन काल में आप जितना भी पीछे तक जाएंगे आपको वस्त्र का एग्जाम्पल मिलेगा। तो उस समय काल में भी क्या था, हाथ से जो करघे चलते हैं उनके द्वारा भी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। अब कपास से हमें रुई प्राप्त हो गई, इसको चरखे के द्वारा काता जाता था, काट कर इसके देखिए महीन महीन धागे बनाए जाते थे। इन्हीं धागों को आप बुन कर क्या किया जाता था कि कपड़े का निर्माण किया जाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी में ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, इसके बाद में क्या हुआ, 18वीं सदी से पहले हैंडलूम यानी कि हाथ से चलने वाले करघे, 18वीं सदी आ गई, औद्योगिक क्रांति हो गई, उसके बाद में मशीनों का आविष्कार हुआ, तो करघे के क्षेत्र में भी मशीनों का आविष्कार हुआ। इन मशीनों को क्या कहा गया, पावर लूम कहा गया। ठीक है, पावर लूम कहा गया। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, 18वीं सदी से पहले तो क्या था, हैंडलूम यानी कि हाथ से चलने वाले करघे, और इसके बाद में क्या हुआ, पावर लूम का यहां पर निर्माण हुआ और तेजी से कपड़ों का निर्माण कार्य जो था ये प्रारंभ हुआ। इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा कि देखिए भारत में क्या था कि जो सूती वस्त्र उद्योग था उस समय काफी पॉपुलर था। भारत का बना हुआ जो कपड़ा था इसकी भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में भी मांग थी। भारत से कपड़ा बाहर के देशों को क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। लेकिन 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति का विकास प्रारंभ हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, विदेशों के अंदर धड़ाधड़ खूब यानी कि तेजी के साथ वस्त्रों का निर्माण कार्य प्रारंभ होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कच्चे माल की यहां पर कमी होने लगी। अब कच्चे माल की कमी होने लगी, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो कच्चा माल था वो भारत जैसे देशों से लिया जाता था। भारत के देशों से कपास वगैरह ले जाते थे इंग्लैंड, वहां पर वस्त्रों का निर्माण किया और यहां पर आकर सस्ते दामों के अंदर बेचना प्रारंभ कर दिया था अंग्रेजों ने। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भारत का जो वस्त्र उद्योग था ये देखिए चौपट हो गया। अब वहां के जो वस्त्र थे इंग्लैंड के वो मशीनों के द्वारा बनते थे, लागत जो थी उनकी कम रहती थी, सस्ते यहां पर बेचे जाते थे, जबकि यहां के वस्त्र जो कि हाथ के द्वारा बनाए गए हैं पूरी मेहनत के द्वारा, यहां का जो मजदूर था जो कि वस्त्रों का निर्माण करता था वो चाहकर भी उनको सस्ते दामों में नहीं बेच सकता था क्योंकि उसकी पूरी मेहनत लगी हुई है। और जबकि इंग्लैंड वाले क्या करते थे, सस्ते माल में बेचते रहते थे। तो इस प्रकार से भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था वो पूरी तरह से चौपट हो गया था। ये पढ़ेंगे इतिहास के अंदर हम। तो ये बता रहा हूं कि 18वीं शताब्दी के बाद जब पावर लूम का निर्माण हुआ तो किस प्रकार से भारत का जो उद्योग धंधा था वो चौपट हो गया वस्त्र निर्माण का। तो औद्योगिक क्रांति आपको मैंने बताई कि ये देखिए इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। तो वस्त्रों का भी आप देखेंगे जो व्यापार है मुख्य रूप से इंग्लैंड से ही प्रारंभ होता है। इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ और बाद में आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर ये व्यापार जो है फैल गया वस्त्र निर्माण का। लेकिन आधुनिक काल में भी हम लोग देखेंगे कि देखिए कुछ देश जैसे कि इसके अंदर हमारा देश भारत भी शामिल है। भारत, चीन, जापान और यूएस से ये क्या है, वस्त्र उद्योग के अंदर कुछ अग्रणीय देश हैं जो कि वस्त्रों का उत्पादन करते हैं। तो देखिए भारत में मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पर वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। ये सब चीजें हमने देख ली। तो मैंने आपको बताना है कि कौन कौन से क्वालिटी के वस्त्र पुराने टाइम में बनाए जाते थे जो कि विश्व प्रसिद्ध थे। ये नोट कर ले, पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देखिए ढाका, वर्तमान में तो बांग्लादेश की राजधानी है लेकिन प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं, ये भारत के अंदर ही शामिल था। तो ढाका का आप लोग देखेंगे जो मलमल है ये विश्व प्रसिद्ध था। मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम का नाम आप इतिहास में काफी बार सुनेंगे। यहां पर अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगाई, डचों ने लगाई। तो मसूलीपट्टनम जो है यहाँ के जो छींटदार वस्त्र है, छींटदार जो वस्त्र है ये क्या थे, विश्व प्रसिद्ध थे, विश्व के अंदर खूब डिमांड थी। इसी के अलावा आप देखेंगे, देखिए जो कालीकट है, कालीकट का एक कपड़ा था जिसको कि कैलिको कहा जाता था, यहाँ का कैलिको प्रसिद्ध था। उसके अलावा देखिए
बुरहानपुर, बुरहानपुर है सूरत और वडोदरा। यहां के जो सूती वस्त्र थे ये क्या थे, विश्व प्रसिद्ध हुआ करते थे। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने जब यहां पर शासन किया, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उसके बाद ये सारी चीजें चौपट हो गई थी भारत से। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए भारत का जो पहला कारखाना, ये वस्त्र निर्माण का जो पहला कारखाना है सूती वस्त्र का, तो ये कहां पर था? सबसे पहले 1818 ईस्वी में कलकत्ता में ये स्थापित किया गया था। पहला कारखाना सूती वस्त्र का कहां पर? 1818 में कलकत्ता। और कलकत्ता के में ही देखिए एक फोर्ट था, किला, इसका नाम था फोर्ट गलस्टर। गलस्टर फोर्ट था एक कलकत्ता के समीप। 1818 में यहां पर पहला सूती वस्त्र निर्माण का कारखाना स्थापित किया। लेकिन यह कारखाना सफल नहीं हो पाया, कुछ ही समय बाद यह बंद हो गया था। इस चीज को ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सफल कारखाना कौन सा था, पहला सफल की बात हो रही है, ये तो असफल हो गया। पहले सफल कारखाने की बात करें तो देखिए 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में कहां पर? मुंबई के अंदर स्थापित किया गया था। कुछ पारसी व्यापारी थे, उन्होंने मिलकर स्थापित किया था 1854 में मुंबई के अंदर एक कारखाना सूती वस्त्र उद्योग का। ठीक है, ये पहला माना जाता है सफल, और ऊपर वाला है असफल। तो देखिए वर्तमान में पहले तो भाई जो मुंबई और जो अहमदाबाद है, यहां पर क्या था कि परिस्थिति अनुकूल थी। यहां पर हर एक चीजें जैसे कि कच्चा माल हो गया और जो अन्य व्यवस्थाएं थी यहां पर उपलब्ध थी। एक तो पोर्ट सिटी थे ये दोनों। तो प्रारंभ में यहीं पर जो सूती वस्त्र उद्योग है फले फूले। कपास वाले क्षेत्र थे, यहां पर कपास जो थी अच्छी मिला करती थी। समीप यानी उत्पादन होता है यहीं पर कपास का, कच्चा माल मिल गया। उसके अलावा बंदरगाह वगैरह भी यहां पर थे। लेकिन समय के साथ साथ ये जो कारखाने हैं सूती वस्त्र के, ये देश के संपूर्ण हिस्सों के अंदर कई क्षेत्रों में आप देखेंगे फैल चुके हैं। तो देखिए कहां कहां पर, जैसे कि कोयम्बटूर, कानपुर है, चेन्नई। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण है अहमदाबाद, अभी हम पढ़ेंगे कल इसको, अहमदाबाद, मुंबई और इन क्षेत्रों के अंदर जैसे और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि लुधियाना है, पानीपत हरियाणा के अंदर। यहां सब क्या है, वस्त्रों का जो कारोबार है अभी फैला हुआ है। और भारत के अंदर जितने सूती वस्त्र उद्योग यानी कि जो सूती वस्त्र उद्योगों के द्वारा जितना भी कपड़ा तैयार किया जाता है, उसका देखिए 1/3 कपड़ा तो निर्यात ही कर दिया जाता है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि भारत जो है अब भी देखिए वस्त्र निर्यात के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1/3 वस्त्रों का निर्यात कर देता है, उसके अलावा बाकी हमारे देश की खपत के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लास जो हमारी है लंबी जरूर होती है, लेकिन यहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है शॉर्टकट तरीके से। तो आप लोग पढ़ चुके हैं अब तक। एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है? इसीलिए पढ़ना जरूरी है ताकि आप बच्चों की तरह पढ़ें, हर एक चीज डिटेल से पढ़ें। हर एक चीज को अगर आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए आप लोगों से गलत नहीं होगा। चाहे आप लोगों को एक्यूरेट सही आंसर भी ना पता हो, लेकिन फिर भी आप लोग गलत नहीं करेंगे। गलत करने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग आपको खुद बता देगा कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आप सही नतीजे तक पहुंच जाएंगे। तो पूरा समय का हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हर एक चीज को आसानी से समझते हुए चलें। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।